आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएबीबी इंदौर में सीयूटी यूजी की सेकंड काउंसलिंग चलने वाली है। 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त के दिन सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल आया हुआ है। आपने सबने देख भी लिया होगा कब किस बच्चे को जाना है, कब हमारे किस विद्यार्थियों को सेकंड काउंसलिंग में जाना है। तो आज के इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्योंकि कई बच्चे डॉक्यूमेंट की लिस्ट में बड़े कंफ्यूज हैं। तो ये जो लिस्ट दी है मेरे पीछे, मैंने डीएबीबी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकाली हुई है। अब कई विद्यार्थी ये बोलेंगे कि सर आप भी किस छोटे से टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि टॉपिक तो बड़ा छोटा सा है पर बड़े काम का टॉपिक है। क्योंकि ऐसे हमारे कई विद्यार्थी रहे जिन लोगों को ये समझ नहीं पड़ रहा है कि अब अपन को आगे जब लिस्ट डॉक्यूमेंट जाएंगे तो डॉक्यूमेंट के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या क्या है ये आपने भी देख लिया होगा, एक बार मैं भी आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, तो बिल्कुल अंतिम समय तक बने रहिएगा। सबसे पहले आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी। और एक बात मैं आपको यहां बता दूं, जिनके पीछे भी सेल्फ अटेस्टेड लिखा है, ये सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है इसके बारे में बता देता हूं। 2014 के पहले पहले क्या होता था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, मैं किसी गवर्नमेंट अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूं पर एक हकीकत बता रहा हूं। 2014 के पहले पहले जब कांग्रेस की या दूसरी गवर्नमेंट होती थी, तो आपको जो आप फोटोकॉपी करते थे तो वो सही है कि गलत है इस चीज का प्रूफ देने के लिए आप लोग क्या करते थे, जब भी एडमिशन होता था तो उसमें किसी सरकारी अधिकारी के, गवर्नमेंट सर्वेंट के सील साइन कराना होते थे। वो कोई स्कूल का हेडमास्टर, प्रिंसिपल हो सकता था, पोस्ट ऑफिस का बड़ा अधिकारी हो सकता था, थाना इंचार्ज हो सकता था। तो बच्चे क्या करते थे, एडमिशन के लिए जाते थे तो वहां पे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट से सील साइन करा के लाते थे, तो बड़े भाव खाते थे। और भाव खाने के साथ साथ क्या करते थे, वो कई पैसे भी ले लेते थे कि यार ये सब चीजें। तो बाद में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 में, तब से उन्हें ये स्कीम अप्लाई कर दी कि आप जो फोटोकॉपी लेके जा रहे हैं इसका प्रूफ आप खुद देंगे। तो आप क्या करेंगे, जो फोटोकॉपी लेके जाते हैं उसके नीचे साइन कर दीजिए, आप खुद बताएं कि सही है कि गलत है और तारीख डाल दीजिए। इसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो ये काम अच्छा हुआ है, ये मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से अप्लाई किया, इसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाएंगे जो सेल्फ अटेस्टेड रहेगी। कॉपी ऑफ मेरिट सेकंड काउंसलिंग, आपने सभी ने सेकंड काउंसलिंग की मेरिट जनरेट कर ली है। पहले वाले काउंसलिंग की मेरिट अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों को कोर्स मिल गया, एडमिशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फीस सबमिट कर दी, तो भी आपको सेकंड काउंसलिंग की मेरिट जनरेट करना पड़ेगी। और ये बात सही है कि पहले वाले काउंसलिंग की जो मेरिट थी उससे सेकंड काउंसलिंग की मेरिट जो है ना वो अपडेट हो गई है, मतलब अपग्रेड हो गई, बढ़ गई है ऐसा। तो उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी एक दो दिन में आपका ये भी आ जाएगा कि क्या क्या सीट बाकी है उसके अंदर, इसका नोटिस भी आने वाला है। और आपकी सेकंड काउंसलिंग की जो मेरिट जनरेट की है वो लेके जाएंगे, वहां सेल्फ अटेस्टेड नहीं लिखा, मतलब नहीं करना है सेल्फ अटेस्टेड। कॉपी ऑफ आपकी सीयूटी यूजी की मार्कशीट, जो आपने सीयूटी यूजी की एग्जाम दी है उसकी मार्कशीट ले जाएंगे और सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो सभी के 2-2 3 दिन फोटोकॉपी लेके जाइएगा, अलग से पिन लगा लीजिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे आप ये सब लेके जाएंगे सीयूटी यूजी की मार्कशीट। अब हमारे कई विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन है कि सर मैंने वो जो रैंक जनरेट की थी उसमें 3-3 रैंक दिख रही है, एक तो यूआर ओपन रैंक दिख रही है, ओबीसी ओपन दिख रही है, ऐसे अलग अलग 3-3 रैंक दिख रही है। तो भाई जिससे आपने फॉर्म भरा हुआ है, अगर आपने ओबीसी से फॉर्म भरा है तो ओबीसी रैंक के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। यदि आपने एससी से फॉर्म भरा है तो एससी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो गया। ऐसी मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अब कई बच्चे सब कंफ्यूज है कि मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, कि भाई 10th और 12th की मार्कशीट है, 11th की जरूरत नहीं है। 10th-12th की ओरिजिनल मार्कशीट ले जाना और 3 फोटोकॉपीज करा लेना, और तीनों फोटोकॉपी को आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 फोटोकॉपी ओरिजिनल, ओरिजिनल आपके रखेंगे नहीं, सिर्फ टीसी और माइग्रेशन आपसे ओरिजिनल रखेंगे, बाकी सभी डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने को टीसी ओरिजिनल लगेगी और फोटोकॉपी लगेगी। अब इन द केस किसी बच्चे का अगर टीसी माइग्रेशन नहीं है, किस बच्चे ने हमारे जेई में एडमिशन ले लिया है, कोई ने दूसरा एडमिशन ले लिया है, तो आप टीसी माइग्रेशन नहीं है तो जहां भी आपने एडमिशन ले लिया उसका अलॉटमेंट लेटर और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां भी हुआ होगा, तो उसकी स्लिप लेके जाइएगा और आप बात कर लीजिएगा कि मैं यहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ, तो वो आपको 1-2 दिन का टाइम दे देंगे, आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी के लिए चाहिए, बाकी के लिए नहीं चाहिए। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए, और ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी, और जितनी फोटोकॉपी मांगी है सब में सेल्फ अटेस्टेड लगेगा। और वैलिड इनकम सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी के लिए लगेगा ओरिजिनल और फोटोकॉपी। अब इन आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र केवल और केवल एससी एसटी ओबीसी विद्यार्थियों के लिए लगता है, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उन्हीं के लिए लगता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो भैया 2025-26 के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी लगती है। इसके बाद यहाँ पे अभी मैं इसी वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि जो मेधावी योजना होती है उसकी लास्ट डेट क्या है वो भी बता दूंगा।
इसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगता है। यदि ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए होता है जो विकलांग होते हैं, सभी के लिए नहीं लेता है। इसके अंदर ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी लगेगा। JNK का मतलब है जम्मू कश्मीर से जो लोग पलायन करके मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात ऐसे स्टेट में आ गए, वहां से उनको एक सर्टिफिकेट बनाया गया था, तो उन लोगों के लिए ओरिजिनल उसकी फोटोकॉपी लगेगी। एमपी डोमिसाइल मूल निवासी ओरिजिनल और फोटोकॉपी। अच्छा, जो जैसे एमपी डोमिसाइल है, इसके पीछे ये तो लिखा नहीं है कि आपको यहाँ पे SC ST OBC के लिए लगेगा, तो ये सभी को लिए लगेगा। और एमपी डोमिसाइल जो है ना, वो कई विचारते हमारे फर्स्ट राउंड में गए थे तो उनके पेरेंट्स का था, तो आपका भी लगेगा। पेरेंट्स का चल जाएगा, बच्चे लेके नहीं गए थे तो बाद में देने का बोल दिया है। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड गैप सर्टिफिकेट, तो भैया गैप सर्टिफिकेट आप किसी वकील से बना लीजिएगा, 100-200 रुपए में नोटराइज करके बना लेगा। तो ये सब चीजें आपको लेके जाना है। साथ में आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लेके जानी है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होती है वो आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा तो वो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरना है। अब आप मेरे को बोलोगे सर मैं तो SC कैटेगरी में आता हूँ, ST कैटेगरी में आता हूँ, OBC में आता हूँ, मेरी तो 92% है, 85% है, मेधावी योजना लगेगी, मैं क्यों फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरूं? तो देखिए भैया, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी, MP गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी। ये हमारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए रहता है, छत्तीसगढ़ बाहर के विद्यार्थियों के लिए वहां की गवर्नमेंट का अलग रूल होगा। तो यहाँ पे आपको जब स्कॉलरशिप मिलेगी तो स्कॉलरशिप आजकल का लेट आती है और आपके अकाउंट में आएगी। स्कॉलरशिप के जो फॉर्म होते हैं बाद में जब आपका एडमिशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्लासेस चलने लगेगी, तब आपसे फॉर्म फिल करवाया जाएगा, तो वो स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगी। पर अभी प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपसे फर्स्ट सेम की फीस भरवा ली जाती है, वो आपको रिफंड हो जाती है। अब ऐसे कुछ हमारे विद्यार्थी होंगे जिनको एजुकेशन लोन लेना होगा, वो सोच रहे होंगे कि मैं तो जनरल कैटेगरी में हूँ, मेरी परसेंट भी अच्छी नहीं है, तो मेरे को एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है। तो बिल्कुल आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन आपके होम ब्रांच से होगा। होम ब्रांच का मतलब होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा इंदौर के पास देवास में रहता है या उज्जैन में रहता है, तो उसका जो एजुकेशन लोन है वो उज्जैन से ही होगा। तो आप जब पहले एडमिशन हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फर्स्ट सेम की आप फीस सबमिट करेंगे, एजुकेशन लोन के लिए वहां आप जब जाएंगे तो अपने अंदर जब क्लासेस लगने लगेगी तो डिपार्टमेंट में अपने बात करिएगा कि मेरे को एजुकेशन लोन लेना है, तो आपको एजुकेशन लोन के लिए एक फॉर्म भर के देंगे और वो फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और साथ में कोई डॉक्यूमेंट कॉलेज वाले देते हैं, वो ऐसे कैसे डॉक्यूमेंट ले जाके, अलॉटमेंट लेटर और सब डॉक्यूमेंट आपके ले जाके आप वहां सबमिट कर देंगे। पूरी फाइल बनती है उसकी, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सभी डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर देना। साथ में आपको जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको वहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, वो आपने जो फीस सबमिट करी है, वो सभी चीजें आप एक साथ लेके जाएंगे और अपने जहां भी, जैसे आप उज्जैन से है तो उज्जैन में जाके जिस भी ब्रांच से आप लोन ले रहे हैं उस ब्रांच में जाके आप क्या करोगे, वो पूरी फाइल अप्लाई कर दोगे। तो पूरी फाइल जो होगी वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका एजुकेशन लोन जो हो जाएगा सैंक्शन हो जाएगा। अब जब एजुकेशन लोन सैंक्शन हो जाता है तो आपको पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है, आपका एक चेक मिलेगा जो कि आपके डिपार्टमेंट कॉलेज के नाम से बनेगा। तो कॉलेज वाले जब लिख के देंगे तो वो डॉक्यूमेंट देंगे तो उसमें लिख के देंगे किस नाम से बनेगा। अब आपको चेक मिलेगा तो चेक के अंदर से आपको, अगर इन द केस एजुकेशन लोन ले लिया आपने, अब आपको ज्यादा पैसे की जरूरत लग रही है, जैसे मान लीजिए फीस आपकी जो है 1 लाख रुपए है और आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाते, मैं लैपटॉप भी ले लेता, गाड़ी ले लेता, ये वो, तो आप अंदर डिपार्टमेंट में बात कर लीजिएगा। तो आपको वहां से चेक 1,50,000 का मिल गया, पर फीस आपकी 1 लाख ही है। तो 50,000 रुपए जो होते हैं ना, वो आपको, अगर गवर्नमेंट कॉलेज, कुछ कॉलेज इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो आपको रिफंड कर देंगे आपके अकाउंट में, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा। उस अमाउंट को आप अपने काम में यूज कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह लेने में। अब आप बोलोगे सर मैंने एजुकेशन लोन कराया और एजुकेशन लोन कराने के बाद पर मैंने फर्स्ट सेम की फीस भर दी थी, वो क्या? तो भैया देखो, अगर आपने एजुकेशन लोन करा दिया, फर्स्ट सेम की फीस आपने 50,000 रुपए भर दी और एजुकेशन लोन का आपका हो गया और वहां से आपको 1 लाख रुपए का चेक आया, वो भी जमा कर दिया। अब कॉलेज में मेरे 1.5 लाख रुपए जमा हो गए, पर कॉलेज के फीस 1 लाख रुपए ही है, तो मेरे 50,000 रुपए ज्यादा जमा हो गए कॉलेज में। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में अगर इन द केस आपका ऐसा फीस ज्यादा जमा हो जाती है तो वो कॉलेज आपको अकाउंट ट्रांसफर करती है, कभी भी केस नहीं देता है कोई भी कॉलेज, वो आप जो भी वहां से अकाउंट नंबर देंगे उसमें वो आपका ट्रांसफर कर देगी, जो भी फीस के ऊपर पैसा बच रहा है वो पैसे के लिए वो 1 रुपए भी नहीं रखेंगे, सभी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कॉलेज में प्रोग्राम में एडमिशन ले लीजिए और एडमिशन लेने के साथ साथ अपना क्या करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, फीस सबमिट कर दीजिए। और एजुकेशन लोन लेना है तो एजुकेशन लोन की जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस दिन बात कर लीजिएगा। पर मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं, एजुकेशन लोन आपका तब होगा जब आपकी क्लासेस चलने लगेंगी। ये सब प्रोसेस होने में करीबन 1-1.5 महीने लग जाता है, तो घबराए नहीं। आपका फर्स्ट सेम का पैसा वहां पे कॉलेज में जमा है,
जब आपका लोन हो जाएगा, वहां से चेक आ जाएगा, तो वो पैसा भी आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोन ले लोगे तो लोन लेने के बाद एक चीज का बड़ा ध्यान रखना बेटा, कि कई हमारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि वो फर्स्ट सेम में पढ़ाई नहीं करते, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर इन द केस आपने लोन लिया तो अगले साल जो आपको चेक मिलेगा, तो उसमें चेक तभी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से जब उसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट सेम का रिजल्ट अच्छा है। अगर ज्यादा बैक होगा, एटी आ गई, तो फिर वो लोन नहीं देते हैं। तो आप इस अपने रिजल्ट को मेंटेन करके रखिएगा। हालांकि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, अपने रिजल्ट को मेंटेन करके रखेंगे तो किसी भी कोर्सेज में एटी वगैरह मत आने दीजिएगा। और लोन वगैरह जब मिलेगा, आपने फर्स्ट सेम का फर्स्ट ईयर का लोन मिल गया, सेकंड सेम का या सेकंड ईयर का लोन मिलेगा तो फर्स्ट ईयर की वो मार्कशीट देखेंगे, उसके बाद ही देते हैं। दूसरी कंडीशन, वहां पे आपसे फर्स्ट ईयर का ब्याज भरवाएंगे। अगर 1 लाख रुपए ले लिया तो आपने 7,000 रुपए आपको अपने घर से भरना पड़ेगा, वो सेकंड ईयर का ब्याज देंगे। तो लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, आप लोन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। और एजुकेशन लोन सबने लिया है, बहुत सारे लोग लेते हैं, और जब आप वहां से प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा तो आप उसको इजीली चुका सकते हैं। आप एजुकेशन के दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एजुकेशन के दौरान आप क्या करेंगे, वो एजुकेशन लोन का ब्याज भरते जाएंगे, बाकी कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी अपन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन एकदम से टॉपिक से इधर पहुंच गए, क्योंकि तुरंत ही मेरे को याद आया कि एक बच्चे ने एजुकेशन लोन का भी पूछा था। तो एजुकेशन लोन के लिए इस टाइप से आप बात कर सकते हैं। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड गैप सर्टिफिकेट, ये सब चीज दी हुई है। और इसके अंदर यहाँ पे आपको कब कब जाना है ये तो आपने देख ही लिया होगा। साथ में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मेधावी योजना का जो डेट आई है, वो मेधावी योजना की डेट यहाँ पे उनने नहीं दी है। लेकिन आप इसी चीज को मैं यहाँ से देखो मिनिमाइज कर रहा हूँ, और मिनिमाइज करके सीधे गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज पे लेके चलता हूँ आपको। तो आप यहाँ से गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज जो आप सर्च करेंगे, तो देखिए गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज में लेके जाएंगे। तो गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग भी जानते हो गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज 1857 का कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है इंदौर में। साइंस कॉलेज है, तो बीएससी वगैरह कराता है। आज ही के दिन मतलब 3 अगस्त के दिन ये एम बाय नोटिस आया हुआ है भोपाल की तरफ से। ये तुम्हारे लिए नहीं आया, अभी तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा डीएबीबी के लिए, लेकिन ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट स्कीम है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है, देखो ये साफ साफ लिखा है कि सत्र 2025-26 में प्रेस एप्लीकेशन जमा करने हेतु आवेदन 20/8/2026, मतलब जो भी बच्चे हैं 20 अगस्त तक मुख्यमंत्री मेधावी योजना के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इस चीज का आप प्रूफ यहाँ पे देखो, होलकर वालों ने अभी बोला है, डीएबीबी ने बोला नहीं है। डीएबीबी की काउंसलिंग जब हो जाएगी तो मोस्ट ऑफ 14 अगस्त 15 अगस्त के आसपास बोलेंगे, और ये डेट बढ़ती भी रहती है भाई, ऐसा नहीं है पहले कम थी और बाद में बढ़ जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर भी आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुख्यमंत्री मेधावी योजना ऐसे करके यहाँ पे मुख्यमंत्री विद्यार्थी मेधावी योजना पे आप अपना जाके यहाँ पे सर्च करिए। मुख्यमंत्री मेधावी योजना पे साफ साफ लिखा है, ये एप्पल दिया हुआ है, पूरी चीजें इसके अंदर दी हुई है, तो आप यहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो भैया देखो, मैं बच्चों को गुमराह नहीं करने का मेरा एक ही रास्ता है कि भाई सीधे सीधे बताएं आपको। डीएबीबी इंदौर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपन ने यहाँ पे पूरी चीजें देखी थी। तो डीएबीबी इंदौर का एक बार मैं यहाँ से पोर्टल निकाल लेता हूँ, डीएबीबी इंदौर के अंदर, ठीक है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं डीएबीबी की। अब ऐसे ही कई विद्यार्थी हैं, देखो भाई ये वीडियो जो होता है ना, मैं कोई एडिट करके या बहुत ज्यादा ऐसा सजा ढक नहीं बनाता, सिंपल सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय का बड़ा अभाव रहता है। लगातार मैं डेली बच्चों को पढ़ाते रहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे सब चीज रहती है। और साथ में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कि सेकंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपने को सीयूटी यूजी के सेकंड काउंसलिंग के पूरी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, जितनी अभी तक यूजी के लिए आई है। तो आप सेकंड काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन किया था इस पाइप के पोर्टल को अपन ओपन करेंगे, शायद इन्हें अभी यहाँ से हटा दिया होगा, तो उसकी नीचे जो ओपन होगा, देखिए अभी तक डला हुआ है, रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीयूटी यूजी की जितनी भी अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है, पूरी इन्फॉर्मेशन की लिंक यहाँ पे दी हुई है। तो एक बार मैं बताता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सीयूटी यूजी से रिलेटेड अभी तक कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगी। और साथ में एक और चीज मैं बताता हूँ, अब आगे क्या होने वाला है, मतलब आप ये आगे आपके साथ और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ ऐसा करके, ठीक है। अब कई बच्चे हमारे को ये कमेंट्स भी करेंगे कि सर क्या टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास नहीं है एक्चुअल में, मैं आज आप लोगों से मिलना चाह रहा था, काफी दिन हो गए थे ना, कोई अभी तक यहाँ पे आया हुआ है, कुछ प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट के लिए वीडियो बनाया, तो हमारे बच्चों से मिलने का एक छोटा सा बहाना था, जिसमें मैंने आपको एजुकेशन लॉ से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन दिया। देखो भैया सेकंड काउंसलिंग 7 अगस्त से 10 अगस्त तक है, ऑफलाइन मोड पे ये आ गया। अब लास्ट स्टेज बची है 13 अगस्त और 14 अगस्त को आपकी CLC राउंड होगी, कॉलेज लेवल काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब कॉलेज लेवल काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होगी, क्या प्रोसेस होगी,
क्या उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना पड़ेगा, ये बात श्योर है, पर उसकी क्या प्रोसेस होगी ये चीज आपको 12 अगस्त के आसपास, 10 अगस्त 11 अगस्त को मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं हमारे ये जो वीडियो हैं ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा डिमांडेबल जो क्वेश्चन है बच्चों का यही होता है कि सर मेरा इस कोर्स में इस परसेंट पे, इस रैंक पे एडमिशन हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ कि देखो, अगर मैं बोल दूंगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा और वहां पे नहीं हो पाया तो फिर आप भी बोलोगे यार कि सर आपने बोला था। दूसरी चीज, मैं बोल दूं कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा कि आप मत जाइए और आप नहीं गए और उस कोर्स पे एडमिशन हो गया, तो परसेंटेज से, रैंक से नहीं देखा जाता है, वहां कितने विद्यार्थी अवेलेबल हैं इस चीज से देखा जाता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कई बार सीएलसी राउंड में ऐसा होता है कि सीएलसी राउंड में एक बच्चे का सीयूटी यूजी में जो स्कोर कार्ड है उसने 600 नंबर आए और एक बच्चे के सीयूटी यूजी में मान लीजिए 200 ही नंबर आए। अब वहां पे सीएलसी राउंड 13 तारीख से स्टार्ट हुआ। अब वो 200 नंबर वाला 13 तारीख को पहुंच गया काउंसलिंग में और जो 600 नंबर वाला है वो 13 तारीख को नहीं आया। तो आप खुद सोचिए, डीएबीबी यूनिवर्सिटी वो 200 नंबर वाले को ही एडमिशन देगी ना, 600 नंबर वाले को थोड़ी घर पकड़ने जाएगी। तो आपकी रैंक भले कम रही हो ज्यादा रही हो, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, पैसा खर्च किया है, सीयूटी यूजी की एग्जाम दी है, कहीं ना कहीं पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, तो मेरे हिसाब से आपको 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त जो भी आपको बुलाया गया उस दिन आप जरूर जाइएगा। अगर उसमें नहीं मिलता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। 13 अगस्त को भी एक बार ट्राई करिएगा। और हमारे ऐसे कोई विद्यार्थी जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अगर प्राइवेट कॉलेज में अभी आप फ्री हैं तो एक बार प्राइवेट कॉलेज में बात करके रख लीजिएगा। और प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो एक प्रोविजनल एडमिशन होता है जो 1200-1500 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है। और आप उनसे साफ साफ शब्दों में बोल देना कि मैं सीयूटी यूजी से डीएबी इंदौर में एडमिशन ले रहा हूँ। इन द केस मेरा अगर एडमिशन उस कॉलेज में, डिपार्टमेंट में, प्रोग्राम में हो जाता है तो मैं यहाँ से एडमिशन कैंसिल करा लूंगा। ये सब बात करके जाइएगा। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा आज का वीडियो में मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं था, पर मैंने बहुत सारी आपको काम की बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते होंगे, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर देते होंगे और आपका एडमिशन एक अच्छे कोर्स में, अच्छी ब्रांच में हो जाएगा, ऐसी हमको उम्मीद है। क्योंकि हर बच्चे, जिस बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत की है उसको कुछ ना कुछ कोर्स मिला है, तो आपको सभी को अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा। कुछ बच्चे बेचारे मेरे को इतना याद करते हैं, कॉल करते हैं, मेरे को उनके नाम याद हो गए। कोई एक प्रियांशी, प्रबल है, इसके बाद एक अपने जयेश करके है, हिमेश है, ऐसे जो बच्चे बेचारे लगातार जुड़े हुए हैं जिनको फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं मिला था। अब मेरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल एडमिशन मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सावन सोमवार का महीना चल रहा है, भगवान का नाम लेके जाइएगा, टेंशन नहीं लो, आप अप्लाई कराएं, एडमिशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हर क्वेश्चन का हम आपको आंसर देंगे। यदि आप इंस्टाग्राम पे हमको सर्च करना चाहते हैं तो टॉपर्स पॉइंट इंदौर के नाम से सर्च कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर भी हमें टॉपर्स पॉइंट इंदौर के नाम से आपको मिल जाएगा। प्रोफेसर भास्कर रघुवंशी के नाम से मेरा पेज है, भास्कर रघुवंशी के नाम से मैं खुद टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस का संचालक हूँ। यहाँ पे हम लोग काफी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे क्लासेस लेते हैं और अभी हम लोगों का मोबाइल एप्लीकेशन जो है अपडेट होने गया है, 15 अगस्त से प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे जाकर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।